हेलो एवरीवन, मैं आदित्य झा भैया विद्या मंदिर क्लासेस से। मैं आप लोगों के लिए 2025 जेई एडवांस के फिजिक्स सेक्शन का एनालिसिस लेके आया हूँ। बहुत अच्छे से हम लोगों की पूरी टीम ने बैठ करके इन पेपर्स का सॉल्यूशन किया है और फिर हम लोगों ने पूरा ये समझने की कोशिश की है कि ये पेपर कंपेयर टू लास्ट ईयर एंड लास्ट 4-5 ईयर कहाँ स्टैंड करता है ये पेपर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस होने वाला है, तो आप लोग इसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा और देखिएगा कैसा रहा पेपर। तो इस बार के पेपर में सबसे मज़ेदार बात क्या थी कि देयर वाज नो क्वेश्चन फ्रॉम रोटेशनल मैकेनिक्स। रोटेशनल मैकेनिक्स का कोई सवाल ही नहीं था। ठीक है, तो जब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि रोटेशनल मैकेनिक्स का कोई सवाल नहीं था, तो क्या रोटेशन के कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं थी? क्या कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो बिना रोटेशन पढ़े चला जाए तो ये सारे सवाल करके आ जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। रोटेशन के कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे थे, पर प्योर रोटेशनल मैकेनिक्स का कोई सवाल नहीं था। देयर वाज क्वेश्चन इन एसएचएम वेयर अ डिस्क वाज रोलिंग ऑन एन कर्व्ड सरफेस, तो वहां रोलिंग का कॉन्सेप्ट लग रहा था। फिर देयर वाज क्वेश्चन इन ग्रेविटेशन, जहां पे एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लग रहा था। तो क्वेश्चंस थे जहां पे हम कॉन्सेप्ट रोटेशनल मैकेनिक्स का यूज कर रहे थे, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम रोटेशनल मैकेनिक्स नहीं था। तो सबसे मजेदार बात इस साल के जेई की ये रही कि नो क्वेश्चन फ्रॉम रोटेशनल मैकेनिक्स, नो क्वेश्चन फ्रॉम रोटेशन। ये काफी मजेदार रही, क्योंकि जनरली जो हम लोग देखते हैं 2 सवाल तो आते ही हैं, और कभी कभी कई बार ऐसे भी पेपर हुए हैं जहां पे 5 6 सवाल तक आ चुके हैं। अगर हम 2011 का पेपर देखें तो उसमें 6 7 सवाल आ चुके थे रोटेशनल मैकेनिक्स से। इन जनरल 2 सवाल तो होते ही हैं, पर इस साल कोई डायरेक्ट क्वेश्चन रोटेशनल मैकेनिक्स से प्योर क्वेश्चन नहीं रहा। बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं या बच्चे सोच के जाते हैं, तो ये सोच के जाते हैं कि रोटेशन का सवाल जो है होगा ही और डिफिकल्ट भी होगा। पर टू सरप्राइज ऑफ मेनी ऑफ अस, ये जो पेपर था इसमें रोटेशन का कोई सवाल नहीं था, और फिर भी पेपर काफी अच्छा था और अच्छी डिफिकल्टी का था। तो रोटेशनल मैकेनिक्स के कोई सवाल नहीं थे। और दूसरा बहुत सरप्राइजिंग बात क्या रहा, जनरली एक सवाल एरर के आते हैं, पर इस साल पेपर में टोटल 3 सवाल एरर के रहे। तो 3 क्वेश्चंस फ्रॉम एरर। ठीक है, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम एरर। एरर से 3 सवाल रहे। जनरली एक सवाल देखा जाता है एरर से, और एरर से अगर सवाल आ जाता है तो यूनिट डायमेंशन से सवाल नहीं आता है। पर इस साल क्या हुआ, 3 सवाल तो एरर के रहे ही, इसके अलावा एक सवाल डायमेंशन का भी आया। 1 क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट एंड डायमेंशन, फ्रॉम डायमेंशन। तो ये इस साल के फिजिक्स पेपर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा कि नो क्वेश्चन फ्रॉम रोटेशन, देयर वाज 3 क्वेश्चंस फ्रॉम एरर एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट डायमेंशन, जो कि जनरल एनालिसिस जो पेपर के बारे में होती है उस पर्सपेक्टिव को बदलता है। आगे बढ़ते हैं और पेपर वाइज एनालिसिस देखते हैं कि कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन रहे, कितने आसान क्वेश्चन रहे, क्या रहा। तो अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 फिर भी डिसेंट सा पेपर था, जिसमें किया जा सकता था सवाल, सवाल को कर सकते थे हम लोग। और इसमें 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट रहे, देयर वर 3 क्वेश्चंस व्हिच वर डिफिकल्ट। ठीक है, और 5 क्वेश्चन जो है, देयर वर 5 क्वेश्चन जो कि मॉडरेट डिफिकल्टी के थे, और 8 क्वेश्चन यानी 50% ऑफ द पेपर वाज इजी। तो इसमें एक अच्छा बच्चा 45 to 50 स्कोर कर सकता है। जो बच्चा अच्छा करते आ रहा है वो 45 to 50 स्कोर कर सकता है इसमें। देयर विल बी स्टूडेंट जो पूरे भी स्कोर कर लेंगे, लेकिन एक अच्छे बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि 45 से 50 नंबर के आसपास वो स्कोर करेंगे इस पेपर में। अब अगर हम एक खास बात देखिए, कौन कौन से क्वेश्चन डिफिकल्ट रहे हैं, आपके मन में ये आ रहा होगा अच्छा सर 3 बोल रहे हो, नहीं नहीं 5 थे 6 थे। तो मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन। एक जो पेपर में सवाल था, जो रिंग के सरफेस सरकमफेरेंस पे एक स्प्रिंग लगी हुई थी, उसके साथ एक डिस्क था और एसएचएम का सवाल था, वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था। फिर एक सवाल जो आया जिसमें कोलिजन हो रहा था
और एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था, और एंगल पे बॉडीज m टू m जा रही थी, और मैक्सिमम डेविएशन पॉसिबल बोला था। वो भी एग्जामिनेशन कंडीशन में कर पाना अगर आपने पहले नहीं किया है तो चैलेंजिंग हो सकता था, क्योंकि वहां वेक्टर यूज करके उसको सॉल्व करना था। जनरली कोलिजन के सवाल में हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ब्रेक करके कर लेते हैं, तो वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती थी। अगर आपने पहले से कर रखा हो तो आपके लिए काफी आसान है, अगर नहीं कर रखा है तो एग्जामिनेशन कंडीशन में उसको कर पाना थोड़ा चैलेंजिंग था। उसके बाद पेपर 1 में एक सवाल था जो कि स्फीयर के अंदर कैविटी के था, वेव ऑप्टिक्स का सवाल था, अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट की थी, नया सा सिचुएशन था, तो वो भी डिफिकल्ट था। कुछ लोगों का ये मानना है कि एक ईएमआई का सवाल था, ठीक है, जिसमें एक जो है प्लेट जो है स्क्वायर प्लेट वो अंदर जा रही थी मैग्नेटिक फील्ड पे, उसमें भी टाइम लग रहा था, 4 ऑप्शंस थे, चारों को सॉल्व करना था, और अच्छा सवाल था, तो उसको भी डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट मान सकते हैं। बाकी काफी सवाल डुएबल भी थे, आसान भी थे, तो ये पेपर बैलेंस्ड पेपर था पेपर 1। लेकिन अगर हम पेपर 2 की बात करें, इफ वी कम टू पेपर 2, पेपर 2 में 5 सवाल डिफिकल्ट थे, ठीक है। यहां सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, और सारे बच्चों ने ये फील किया होगा कि पेपर 2 फिजिक्स का काफी डिफिकल्ट साइड में गया। अब 5 सवाल डिफिकल्टी में क्या कह रहे हैं यार, वो जो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर वाला सवाल था, वो अगर आप इंटीग्रेट करके बनाने जा रहे हो तो टाइम लग जाएगा, और उसको कर पाना चैलेंजिंग है, तो वो डिफिकल्ट है। फिर भी बन सकता था, उसको गॉस लॉ से भी बना सकते थे और काफी आसानी से भी बन जाएगा, लेकिन एग्जाम में वो सोच के करना वो थोड़ा मुश्किल था। फिर ग्रेविटेशन का सवाल था, जो एक मास से दूसरे बॉडी पे मास जा रहा है। ऐसे बहुत गंदा सवाल नहीं था, डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन एक नया सा सिचुएशन था जिसको इंटरप्रेट करके सवाल करना, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व थे, वो भी मीडियम टू डिफिकल्ट कैटेगरी में जाएगा वो सवाल। फिर एक मॉडर्न फिजिक्स का सवाल था, जिसमें पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रही है, फिर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलकर के पॉजिट्रोनियम एटम बन रहा है, और उसमें जो है आप एटॉमिक मॉडल लगा सकते हो, तो वो भी काफी मल्टीपल कॉन्सेप्ट से इन्वॉल्व करके थोड़ा लेंदी सा था, तो वो भी काफी अच्छा सवाल था। फिर एक काइनेमेटिक्स का सवाल आया। काइनेमेटिक्स के सवाल में एक विस्कस फोर्स दिया गया और ग्रेविटी दी गई, तो वो भी थोड़ा लेंदी सा सवाल था, ठीक है, तो उसको भी डिफिकल्ट मान रहे हैं हम लोग। और एक सवाल आया वेव ऑप्टिक्स का, जहां पे आपको स्लिट्स के आगे जो वो दी गई ग्लास स्लैब्स, वो एक इंक्लाइन के फॉर्म में दी गई, तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा गंदा बना, तो वहां पे भी डिफिकल्ट कैटेगरी में आया। फिर काफी सवाल थे, मतलब 6 सवाल थे, 33.3% ऑफ द क्वेश्चंस वेयर इजी, जो आप कर सकते थे, और यहाँ 5 क्वेश्चन जो है मॉडरेट डिफिकल्टी के थे। तो यहाँ एक अच्छे बच्चे से 40-45 नंबर की उम्मीद की जा सकती है कि वो ले आते, अगर वो स्टेबल होकर के अपने आप को काम करके पेपर को करते तो। लेकिन ओवरऑल ये पेपर डिफिकल्ट जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं बहुत अच्छे, बहुत स्मार्ट, जो 55-60 भी स्कोर कर दे, लेकिन ये पेपर डिफिकल्ट में जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर पेपर 1 पेपर 2 को मिला के बात करूं, तो पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ जा रहा है। इस पेपर को थोड़ा, पेपर 2 को डिफिकल्ट बोल देंगे, पेपर 1 को मॉडरेट डिफिकल्टी का बोलेंगे, और ओवरऑल पेपर को की बात अगर करेंगे तो वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट की कैटेगरी में जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्या रहा आपका सब्जेक्ट वाइज, मतलब क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, कितने 11th के सवाल रहे, कितने 12th के सवाल रहे, वो हम देखते हैं। तो पेपर 1 में 12th के सवाल ज्यादा रहे, ठीक है। पेपर 1 में 5 सवाल थे 11th के, और 11 सवाल थे 12th के, ठीक है। और मार्क्स का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 11th के मार्क्स काफी कम थे, 18 नंबर का 11th के सवाल आए, और 42 नंबर के 12th के सवाल आए। तो पेपर 1 में थोड़ा बच्चों के लिए आसान भी होगा, 12th का बोर्ड देके आ रहे होते हैं, 12th का सिलेबस काफी तुरंत खत्म हुआ होता है, और काफी प्रैक्टिस हो रही होती है, तो 12th के सवाल ज्यादा होने से फायदा होता है। तो पेपर 1 में ऐसा ही हुआ, 5 ही क्वेश्चंस थे 11th के और 11 क्वेश्चन 12th के, तो बच्चों के लिए थोड़ा आसान रहा होगा। लेकिन ये सिचुएशन थोड़ा बिगड़ा पेपर 2 में। पेपर 2 में 9 सवाल आए 11th के, और 7 ही सवाल आए 12th का। 11th के 33 मार्क्स और 12th के 27 मार्क्स, शायद जेई ने बैलेंस करने के चक्कर में थोड़ा 11th के बढ़ा दिए। अब क्या है कि कई सवाल ऐसे हैं जिसको हम लोगों ने किसी पर्टिकुलर चैप्टर में असाइन किया है,
वो उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट थे, लेकिन उसमें जो मेजर कॉन्सेप्ट था उसके बेसिस पे चैप्टर असाइन किया गया है। तो ये रहा पेपर 2 में। तो पेपर 2 ऑब्वियसली थोड़ा डिफिकल्ट इस कारण भी रह गया, 11th के भी काफी सवाल आ गए जो अच्छे सवाल थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये वेटेज है चैप्टर वाइज की किस तरह का वेटेज रहा, किससे कितने सवाल आए। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहे आपके इलेक्ट्रोस्टैट, एरर्स, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये 3 चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर रहे। अनफॉर्चुनेटली रोटेशन का कोई सवाल नहीं रहा, जनरली इसको इंपॉर्टेंट बोला जाता है लेकिन नहीं रहा। थर्मोडायनेमिक्स वाज मोस्ट स्कोरिंग, क्योंकि जो सवाल भी आए वो भी आसान आसान आए, बन रहे थे। ठीक है, तो मैं देखता हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी के 12th का चैप्टर है, उससे एक सवाल रहा 4 मार्क्स का। फिर बात करूं सेंटर ऑफ मास का, 11th का टॉपिक है, एक सवाल रहा 3 मार्क्स का। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 12th का टॉपिक है, 2 सवाल रहे 7 मार्क्स के, यानी एक 4 नंबर का और एक 3 नंबर का आया होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इसको 12th में ही रखते हैं, 11th या 12th होना चाहिए, 12th का है। और यहां से एक क्वेश्चन रहे 4 मार्क्स के। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये 12th का टॉपिक है, इससे 4 सवाल रहे, काफी सवाल रहे, 15 नंबर के टोटल सवाल रहे इससे। एरर के 12th का टॉपिक है, 3 सवाल रहे और 11 नंबर का एरर रहा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स 12th का टॉपिक है, एक सवाल रहा 4 नंबर का। ग्रेविटेशन 11th का टॉपिक है, 2 सवाल रहे, ये भी थोड़ा सरप्राइजिंग है, जनरली एक या नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे 11th के 2 सवाल रहे 7 नंबर। फिर हीट ट्रांसफर 11th का टॉपिक है, एक सवाल रहा 4 नंबर का। काइनेमेटिक्स 11th का टॉपिक है, एक सवाल रहा 4 नंबर का। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 12th का टॉपिक है, एक सवाल 4 नंबर का। मॉडर्न फिजिक्स से एक्सपेक्टेड होता है, इतने तो होते ही हैं। 12th का टॉपिक है, 3 सवाल रहे 12 नंबर का। एसएचएम, ये भी सरप्राइज एलिमेंट है, एसएचएम से जनरली या तो एक होता है या तो नहीं होता है, तो एसएचएम से 3 सवाल रहे और 10 नंबर का रहा एसएचएम। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो 11th का टॉपिक है, 3 सवाल 12 नंबर। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन 11th का टॉपिक है, एक सवाल 3 मार्क्स। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स 12th का टॉपिक है, 2 सवाल 8 नंबर। एंड वेव्स के 2 सवाल 8 नंबर 11th का टॉपिक है। ठीक है, पैटर्न में क्या परिवर्तन हुआ है इस साल, व्हाट वाज द डिफरेंस कंपेयर टू लास्ट ईयर। थोड़े क्वेश्चंस घट गए, 16 सवाल पूछे गए, देयर वाज जस्ट 16 क्वेश्चन। पेपर 1 में तो पैटर्न जो पिछले साल का था वही पैटर्न फॉलो हुआ, सिंगल करेक्ट थे, मल्टीपल चॉइस था, फिर मैट्रिक्स मैच था। बस मैट्रिक्स मैच लास्ट ईयर 3 मार्क्स का आया था, इस साल 4 नंबर के कर दिए गए। पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो 4 नंबर करने से टोटल मार्क्स 60 ही रहा पेपर का। बस ये था कि एक क्वेश्चन कम हो गया। ठीक है, 4 क्वेश्चन जो आए मैट्रिक्स मैच के, उसमें हर में एक एक नंबर बढ़ गया, तो एक क्वेश्चन आपका कम हो गया, 16 क्वेश्चंस रहे और 60 नंबर का। पेपर 2 में पैराग्राफ एक्सपेक्ट किया जा रहा था, इनफैक्ट पेपर हो गया तो पैटर्न क्योंकि सेम था तो ऐसा लगा कि पेपर 2 में पैराग्राफ आएगा, लेकिन पैराग्राफ नहीं आया। सिंगल, मल्टीपल और इंटीजर से सवाल आए, और इंटीजर से जो सवाल आए वो सवाल काफी ज्यादा थे, 8-8 हर सब्जेक्ट में इंटीजर से सवाल आए, तो इंटीजर से काफी सवाल आए। और ये थोड़ा पेपर को डिफिकल्ट भी बना देता है जब इंटीजर से सवाल आते हैं। दो निगेटिव नहीं होता है, लेकिन डिफिकल्ट कैसे बनता है, जब आपके पास ऑप्शंस हो तो आपको 4 में से कुछ खोजना होता है, लेकिन जब आपके पास बिल्कुल ऑप्शंस नहीं हो तो यू हैव अ वाइल्ड रेंज ऑफ वैल्यूज, जिससे आपको ऑप्शन देख करके पेपर कैसे बनेगा उसकी आइडिया नहीं लग पाती है। अगर इंटीजर का सवाल है, इंटीजर में किसी तरह का गेस कर पाना इम्पॉसिबल के करीब होता है, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। आंसर्स फिजिक्स में तो नहीं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में मैंने सुना निगेटिव में भी आ रहे थे, तो इसलिए थोड़ा इंटीजर ने बच्चों के लिए चीज़ों को डिफिकल्ट बना दिया। कभी कभी बच्चे ऑप्शंस को इंटरप्रेट करके सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं, जो इस बार नहीं हो पाया, तो इसलिए भी पेपर डिफिकल्ट रहा। अब हम लोग आते हैं कि मैंने अपने साथियों से जो बात की है उसके अकॉर्डिंग विद्या मंदिर ने एक थोड़ा एनालिसिस बनाया है कि किस मार्क्स पे क्या रैंक आ सकता है। तो वो देखते हैं, ये एक बहुत मोटा मोटा सा स्पेकुलेशन है, इससे ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इसके आसपास रहना चाहिए। देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 100 रैंक जो है 275 नंबर के आसपास हो जाना चाहिए। ठीक है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम है,
मतलब कम नंबर में आपके आ रहे हैं, 300 नंबर में चले गए थे 100 रैंक लास्ट ईयर अगर देखो तो उसके रिलेटिव 25 नंबर का दिया है, ये हो सकता है 5-10 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है। 301 रैंक 233 नंबर जो कि काफी कम मार्क्स पे 301 रैंक के आसपास रैंक बनने की उम्मीद है। 500 रैंक 230 नंबर पे, ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ अराउंड 245 होना चाहिए, दिस शुड बी 245, ठीक है, अराउंड 245 पे आपके 301 बनने चाहिए। 500 जो है 230 पे, 1000 जो है 210 पे, ठीक है, 3000 रैंक जो है 160 नंबर पे, 5145 नंबर पे, 7130 नंबर पे, और इसी तरह से ऐसा लग रहा है 85 to 90 कट ऑफ होने वाला है। तो 100 रैंक लाने के लिए आपको 275 नंबर होने चाहिए, और ये ऐसा हम लोगों ने बात जो हम लोगों के बीच चल रही थी उसमें ये निकल के आया कि अगर आपकी 300 से ज़्यादा नंबर आ गए तो आपकी रैंक 1 से 50 के बीच में रहेगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, तो काफ़ी मतलब रिलेटिव टू लास्ट ईयर ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि मार्क्स कम जाएंगे बच्चों के, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स में तो एम्बिगुअस भी रहे, जहाँ पे पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में 2 सवाल एम्बिगुअस रहे। एम्बिगुअस से मेरा मतलब ये है कि एक ग्रेविटेशन का सवाल था जहाँ पे एक बॉडी से मास दूसरे बॉडी पे जा रही थी, वहाँ पे सारे आंसर्स निगेटिव में दिए हुए थे, जबकि रियल कैलकुलेशन से आंसर पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर जेई करेक्ट आंसर उसी को लेके चलता है जो मोस्ट सुटेबल आंसर है, तो एक आंसर उसमें मैच कर जाएगा। फिर एक सवाल रहा जिसमें आपको एंगुलर मोमेंटम टू मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो पूछा गया था पेपर 2 में ही, उसमें कंडक्टर बोला गया था, और कंडक्टर में रोटेटिंग कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यूनिफॉर्म नहीं लिया जाता है, उसमें रोटेशन के कारण भी चार्जेज पे फोर्स आते हैं, तो वो बनेगा नहीं अगर इसको लेंगे। लेकिन जो बनाया जा रहा है जिसका आंसर 5/3 1.67 आ रहा है, वो ये मान के बनाया जा रहा है कि चार्जेज यूनिफॉर्म रहेंगे। तो अगर जेई ऐसा करता है कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक मास बहुत कम है, तो वो जो फोर्स आएगा वो नेग्लिजिबल होगा और यूनिफॉर्म ही चार्ज होगा, तब तो आंसर सही है। नहीं तो बच्चों के मन में ये डाउट्स आए पेपर करते समय, तो ये भी पेपर को थोड़ा चैलेंजिंग बनाया, ठीक है। तो दिस वाज इट, थैंक यू, थैंक यू फॉर participating in this discussion, and I hope you people did really well, और यहाँ से आप अच्छे कॉलेज में जाओगे और अच्छा करोगे। थैंक यू।